दोस्तों, इससे पहले हमने अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता इन सभी चिन्हों को लिया था। आज हम लेंगे विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में कई प्रकार के विराम चिन्हों का उपयोग होता है, जिसको हम एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले सवाल तो ये उठता है कि विराम चिन्ह का उपयोग क्यों होता है। जैसे हम भाषा बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो हम कहीं कहीं विराम लेते हैं, मतलब कहीं कहीं रुकते हैं। हम सांस लेने के लिए भी रुकते हैं और अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए भी रुकते हैं। इन भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग होता है वो है विराम चिन्ह। भाषा में इन विराम चिन्हों के लिए खास प्रकार के चिन्हों को तय कर दिया गया है। जैसे पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम यहाँ खड़ी पाई है। अर्ध विराम, तो अर्ध विराम इस प्रकार डॉट और नीचे कॉमा अल्प विराम है, तो अल्प विराम को सिर्फ इसी प्रकार लिखा जाता है। और उपविराम इस प्रकार लिखा जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत ही जाना माना है, यहाँ इस प्रकार है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह जो आश्चर्य व्यक्त करने के लिए है, इस प्रकार है। तो योजक है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए बीच में लगाया जाता है। इसी प्रकार दूसरे भी विराम चिन्ह हैं। हम विराम चिन्ह की 2 वीडियो आपको देंगे। पहले वीडियो में इतने विराम चिन्ह लेंगे और उसके बाद दूसरे विराम चिन्हों को हम दूसरे वीडियो में लेंगे। हम इन विराम चिन्हों को पीपीटी के माध्यम से आपको समझाएंगे। विराम चिन्ह क्या है? नाम से ही पता चलता है कि विराम मतलब रुक जाना, और चिन्ह व्यावहारिक भाषा में अर्थ स्पष्ट करने के लिए विराम लिए जाते हैं, मतलब रुका जाता है, बोलते बोलते हम रुक जाते हैं। उस विराम को प्रकट करने के लिए जो निर्धारित कुछ चिन्ह हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, रोको मत जाने दो। रोको मत, वहां कॉमा किया, अल्प विराम किया, रोको मत जाने दो। अगर इसी अल्प विराम का उपयोग रोको के बाद करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। देखिए, रोको मत जाने दो, अब दोनों का अर्थ अलग अलग बन जाएगा। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। विचारों एवं भावों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय और बोलते समय विराम चिन्हों का उपयोग होता है। हर्षित अहमदाबाद अकेला जाएगा एक सूचना दे दी, लेकिन अगर आश्चर्य प्रकट करना हो, हर्षित अहमदाबाद अकेला जाएगा, और प्रश्न पूछना हो, क्या हर्षित अहमदाबाद अकेला जाएगा? वाक्य वही है, शब्द वही है, बोलने का भाव अलग है, उसको समझना है विराम चिन्ह के आधार से। हिंदी में प्रयुक्त कुछ विराम चिन्ह हैं, जिसके नाम मैं आपको बता दूं। पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक, निर्देशक, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह और लाघव चिन्ह। सबसे पहली बात हम करें पूर्ण विराम की, तो पूर्ण विराम का चिन्ह है खड़ी पाई। वक्ता बोलते समय एक वाक्य पूर्ण करके थोड़ा विराम लेता है, वहां पूर्ण विराम लगता है। उसके बाद वह दूसरा वाक्य शुरू करता है। प्रश्नवाचक एवं विस्मयादि बोधक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब अधिकतर वाक्यों में पूर्ण विराम तो आता ही है। भाषा में पूर्ण विराम का बहुत सारा उपयोग होता है। हम उदाहरण लें, वह लड़का लिख रहा है, पूर्ण विराम लगा दिया। एक विचार पूरा हो गया और हम रुक गए। तुम्हें यह कार्य शोभा नहीं देता। कविता में भी पूर्ण विराम का उपयोग होता है। जैसे हम दोहे को ले तो दोहे की समाप्ति पर 2 पूर्ण विराम का उपयोग भी होता है। हम दोहा ले रहीम का दोहा कि रहीम न पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। आप देख रहे हैं कि एक पूर्ण विराम है और जब दोहा पूरा होता है तो दूसरा पूर्ण विराम आ जाता है। अर्धविराम, हम दूसरा विराम चिन्ह ले, अर्धविराम। जब वक्ता पूर्ण विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए अपनी वाणी को विराम दें, वहां अर्धविराम का प्रयोग होता है।
और ये प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये हम देखें तो उदाहरण देते समय हम कहते हैं कि जैसे ये हम उदाहरण लें, नाम को संज्ञा कहते हैं, अर्धविराम का उपयोग किया, जैसे गुजराती, रमेश, हरेश, सुरेश, ये सारे नाम को संज्ञा कहते हैं। ये बताने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। गणेश के दूसरे नाम भी हैं, जैसे गणपति, गजानन, लंबोदर। आप देख रहे हैं कि अर्धविराम का प्रयोग जैसे लिखने से पहले हुआ है। संयुक्त और मिश्र वाक्य में जो उपवाक्य आते हैं उसके बीच में भी अर्धविराम का प्रयोग होता है। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए कार नहीं ली। मैं शादी में नहीं आ सका क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी। आप देख रहे हैं कि जैसे ही वाक्य एक उपवाक्य पूरा होता है तुरंत दूसरा उपवाक्य शुरू होता है, वहाँ अर्धविराम का उपयोग होता है। अल्प विराम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमा, जब वक्ता अर्धविराम से भी कम विराम लेता है तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। दो या दो से अधिक पदों, पदबंधों, नाम, वस्तु, व्यक्ति, उपाधियों मतलब डिग्रियां, उपवाक्यों को अलग करने के लिए या संवाद लिखने में भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। उदाहरण ले, राम, सीता और लक्ष्मण बैठे हैं। आपने देखा अर्धविराम है, राम और सीता के बीच में लगाया। राम के तुरंत बाद अर्धविराम आता है, बाद में स्पेस और बाद में दूसरा शब्द लिखा जाता है, और सबसे आखिरी शब्द जो है उसके आगे और लिखा जाता है, उसके आगे अल्प विराम का प्रयोग नहीं होता। राम, सीता और लक्ष्मण बैठे हैं। हम क्लास के 8-10 विद्यार्थियों की बात करें तो सभी विद्यार्थियों के जो नाम लेते हैं उनके नाम लेते समय हम अल्प विराम का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, मैं कल आ जाऊंगा। आपने देखा यहाँ पर हाँ के तुरंत बाद अल्प विराम का उपयोग किया है। फिर डिग्रियां बताते हैं, BA, MA, B.Ed, ये सारी डिग्रियों के बाद में अल्प विराम का उपयोग होता है। जो मेहनत करता है उसे सफलता मिलती है। दो उपवाक्यों के बीच में। अब संवाद की बात करें कि नेताजी ने कहा, कोमा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपने देखा कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है। अब हम इसके आगे चौथे नंबर पर जो है उपविराम, इसका उपयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है, इसकी जानकारी लें। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उपविराम का चिन्ह क्या है, 2 डॉट मतलब कॉलम। हालांकि संस्कृत में विसर्ग भी है इसी प्रकार, लेकिन यहाँ उपविराम है। जब किसी विशिष्ट बात का उल्लेख करना हो तब उपविराम का प्रयोग होता है। जैसे कोई शीर्षक में हम ले तो हिंदी मुहावरा विविध धरातल, देखिए बीच में उपविराम का उपयोग हुआ है। दहेज प्रथा, सामाजिक कलंक, किसी निबंध का नाम ले हम या किसी किताब का नाम ले, दहेज प्रथा कॉलन सामाजिक कलंक, ठीक है। दहेज प्रथा और सामाजिक कलंक, इन दोनों के बीच में उपविराम का उपयोग हुआ है। जैसे हम किसी बात का निर्देश देते हैं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा यजुर्वेद। आप देख रहे हैं कि वेदों के चारों वेदों के नाम लिखते समय बीच बीच में अल्प विराम का भी उपयोग हुआ है। अब आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लें। दोस्तों, बहुत जाना माना चिन्ह है ये प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे पूर्ण विराम है उसका उपयोग बहुत ही होता है, उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग भी कई बार हम करते हैं। वक्ता जो प्रश्न पूछता है तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। बहुत सरल है। आप किसके साथ गए थे? कहानी कला किसे कहते हैं? तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग हुआ है। छठवा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह।
आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वह चिन्ह कैसे किया है। जहाँ आश्चर्य बताना हो, विस्मय बताना हो, घृणा बतानी हो, शोक, प्रसन्नता आदि जैसे भाव बताने हों, तब विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग होता है। और कभी कभी क्या है कि संबोधन करते समय भी पदों के बीच में या अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग भी हम करते हैं। उदाहरण ले, वाह अद्भुत कला है, उफ कितनी गर्मी है। आप देख रहे हैं वाह और उफ के बाद में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का उपयोग किया है। लेकिन जब संबोधन करते हैं तब भी देखें, उदाहरण देखें, हे भगवान उसे सद्बुद्धि देना। हमने संबोधित किया भगवान को, हे भगवान, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया। अब आगे का 7वां चिन्ह हम ले, योजक चिन्ह। योजक छोटा सा डैश है, हाइफन है। यह चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों, दो पदों या संख्या के बीच में तथा तुलनावाचक सा, सी, से के पूर्व लगाया जाता है। दो शब्दों या दो पदों के बीच हम पहले देख ले, जैसे कभी कभी बीच में हमने योजक लगाया, पति पत्नी योजक लगाया बीच में, दो चार, दो संख्या है, दो चार तो बीच में योजक लगाया। सा से सी के पहले जैसे तुलनावाचक हम कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ, कमल सी कोमल, तो कमल और सी के बीच में योजक लगाया। तो इस प्रकार ये योजक चिन्ह बहुत ही आसान है समझना। विद्यार्थी मित्रों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से सभी चिन्हों को याद रख पाएंगे।